हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 23 अक्टूबर के डेली मॉर्निंग के करंट अफेयर लेके हम उपस्थित हैं एक बार दोस्तों फिर से आपके। तो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर की पूरी ये सीरीज जो है दोस्तों वो रीस्टार्ट हो रही है दोस्तों। हम फिर से देखेंगे आज के पूरे करंट अफेयर और लास्ट में हम एक MCQ का सेशन भी करेंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो देखते हुए उनके आंसर भी दे सकते हैं और उसके बाद एनालिसिस कर सकते हैं आपके अपने आंसर्स का दोस्तों। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं फिर से। आपकी पहली खबर देखिए दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। आयुष्मान सहकार योजना दोस्तों, अब सबसे पहले तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं, सेंटर के कैबिनेट के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। एक तो ये आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने योजना का स्टार्ट किया है दोस्तों। और योजना क्या है? आयुष्मान सहकार। इससे पहले क्या आई थी दोस्तों? आयुष्मान भारत, मेडिकल से रिलेटेड थी। अभी आई है दोस्तों आयुष्मान सहकार योजना। यह योजना भी देश में क्या करेगी दोस्तों? स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये कैसे निभाएगी दोस्तों? ये जो सहकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनकी सहायता करने के लिए बनाई गई है दोस्तों। अच्छा, ये है क्या? चलिए देख लेते हैं। तो आयुष्मान सहकारी योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई है। तो जो ये आयुष्मान सहकार है, ये क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NCDC, इसने ये तैयार की है दोस्तों। और ये क्या करेगा? आने वाले 10 वर्षों में सावधि ऋणों को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा देगा। मतलब कोऑपरेटिव संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनको ऋण देने में ये काफ़ी मदद करेगा दोस्तों। चलिए, इसकी योजना का जो पूरा का पूरा एक क्राइटेरिया है, ये योजना क्यों रखी गई है, इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो किसान कल्याण गतिविधियां हैं वो मजबूत हों दोस्तों, और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सके दोस्तों। और उसके साथ ही ये योजना जो है वह स्वास्थ्य सुविधाओं की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कैसे करेगी? ये कार्यशील पूंजी और मार्जिन मनी प्रदान करेगी। या महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1% का ब्याज सब्सपेंशन भी मिलेगा दोस्तों। अब इससे हो क्या रहा है दोस्तों? एक तो आप हम क्या कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रहे हैं, उसके साथ में रूरल डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं, ग्रामीण विकास पे भी काम हो रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है, फार्मर्स के लिए काम हो रहा है दोस्तों। तो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये एक साथ करने वाली है योजना। और आयुष्मान सहकार है योजना का नाम दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं नासा के एक मिशन के बारे में। तो आप देख रहे हैं 5G दुनिया के अंदर चल रहा है, 5G सिस्टम लगाने की। तो नासा ने नोकिया का चयन कर लिया है दोस्तों। नोकिया आपने नाम सुना है, नोकिया का चयन कर लिया है। किस चीज़ के लिए? चांद पर 4G लगाने के लिए, 4G LTE नेटवर्क लगाने के लिए नासा ने किसका चयन किया है दोस्तों? नासा ने चयन किया है नोकिया कंपनी का। अच्छा, ये है क्या ओवरऑल अगर हम बात करें तो नासा का जो लक्ष्य है दोस्तों, आर्टेमिस मिशन है, इसका एक आर्टेमिस मिशन है 2024 तक के लिए। नासा का ये आर्टेमिस मिशन है, ये कहता है कि हम आदमियों को, इंसानों को कहाँ पे बसाएंगे? चंद्रमा पर बसाएंगे। गड्ढे वड्ढे खोद के जो भी है, इनकी की पूरी प्रोसेस है कि 2024 तक मून पर आदमियों को लेकर जाना है। अच्छा, अगर आदमी को मून पर ले जाना है आर्टेमिस मिशन के तहत, तो आदमी करेगा क्या? वहाँ नेट चलाएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 2022 के अंत तक लूनार सतह पर एक ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली को विकसित करना है। ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार होगा दोस्तों। नोकिया का इसके लिए चयन किया गया है। 4G LTE जो नेटवर्क सिस्टम है ये लगाने के लिए, कहाँ पर? चंद्रमा पर। अच्छा, इसकी बात की जाए तो ये क्या होगा दोस्तों? ये खुद को कॉन्फ़िगर करेगा नेटवर्क और चंद्रमा पर 4G LTE संचार प्रणाली को स्थापित करेगा। नोकिया ने जो कहा है वो कहता है कि हम 4G नहीं, 5G हमारा फाइनल उद्देश्य होगा, चंद्रमा पर 5G लगाना। और वो इसके लिए क्या कर सकता है दोस्तों? अपनी साझेदारी जो है उपकरण पहुंचाने के लिए वो किससे करेगा? अब 5G लगाना है तो सामग्री ले जानी पड़ेगी ऊपर, तो वो करेगा टेक्सॉस की एक निजी अंतरिक्ष यान कंपनी है जो, ये उसके साथ काम करेगा। इंट्यूटिव मशीन्स टेक्सास में एक कंपनी है, उसके साथ ये साझेदारी करेगा दोस्तों। इससे होगा क्या? यात्रियों को आवाज़ वीडियो कम्युनिकेशन जो है वो मिल जाएगा अंतरिक्ष से, टेलीमेट्री और बायोमेट्री डेटा एक्सचेंज में सक्षम बनाएगा। और साथ ही चंद्र रोवर और अन्य रोबोट जो है और रिमोट कंट्रोल उपकरणों को भी वहाँ स्थापित किया जा सकेगा। अगली बात की जाए, नेटवर्क को लॉन्च और चंद्र लैंडिंग की चरम स्थितियों का सामना करने को अंतरिक्ष में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो नेटवर्क है ये स्पेशल तरीके से अंतरिक्ष की कंडीशनों के लिए बनाया गया है। यह क्या है? पेलोड के कड़े आकार, वजन और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए चंद्रमा को बेहद कॉम्पैक्ट रूप में जो है इसको भेजा जाएगा। वहाँ वहाँ की हर कंडीशन के हिसाब से इसको फिट किया जाएगा।
चलिए नासा की बात की जाए तो नासा के जो प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको पता ही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NASA। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है दोस्तों। नोकिया की बात की जाए तो साड़ी बिल्दोफ जो है वो इसके क्या है? चेयरमैन है, और इसका मुख्यालय जो है वो फिनलैंड में है। अगली बात करते हैं दोस्तों, सिंगापुर टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है दोस्तों। सिंग पास फेस वेरिफिकेशन नाम का एक फंक्शन जो है वो जो है वहाँ विकसित किया गया है दोस्तों। कहाँ? सिंगापुर के अंदर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने के लिए। अच्छा, इस तकनीक में होगा क्या दोस्तों? डिजिटल पहचान योजना है ये एक तरीके से। तो इसमें अलग अलग योजनाएं हैं, लगभग लगभग 400 के करीब ऑनलाइन जो सेवाएं हैं उन पर आपकी फेशियल जो है कि वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके चेहरे की पहचान की जाएगी। जैसे आपने बहुत जगह बायोमेट्रिक में देखा होगा, अगर आप कभी एग्ज़ाम देने गए हैं ऑनलाइन तो बायोमेट्रिक में आपकी फ़ोटो को जो है स्कैन किया जाता है, आपकी कंप्लीट इमेज क्लिक की जाती है साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में, कुछ ऐसा ही ये होगा। इससे एक तरीके से बात की जाए तो ये यह सुनिश्चित करेगा दोस्तों कि जो आदमी खड़ा है कैमरे के स्क्रीन के सामने वो वही आदमी है जिस आदमी से सरकार को या उस योजना से मतलब है। मतलब टैक्स कलेक्शन के लिए, टैक्स डिक्लेरेशन के लिए वही लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे जिनका उस लिस्ट में नाम है कि इन्होंने टैक्स पेमेंट करना है। अब इसका संबंध और कैसे हो सकता है दोस्तों? बैंकिंग जैसी अन्य ऑनलाइन सेवाओं में भी ये बढ़ सकता है, और साथ में होम कंप्यूटर, टैबलेट और सेल फोन के साथ साथ सार्वजनिक कियोस्क पर भी हो सकता है ये। और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनसे भी इस चीज़ को जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्ज़ाम में, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, अगर वहाँ पे यही फेस रिकॉग्नाइजेशन लग जाता है तो होगा क्या? जिस आदमी ने फॉर्म भरा है उसका फेस रिकॉग्नाइज करके पता करा जा सकता है कि वही आदमी एग्ज़ाम देने आया है या कोई और आया है। साथ में बंदरगाहों के सुरक्षित क्षेत्रों में सत्यापन के प्रयोजनों से, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कुछ लोग अपना फिंगरप्रिंट जो है वो दरवाजे पर लगाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है, उसी तरीके से क्या होगा? फेस रिकॉग्नाइजेशन से वो दरवाजे खुल जाएंगे। चलिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ली यन लूंग है। सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है, और वहाँ की डॉलर जो है वो करेंसी है। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर को जो है दोस्तों मनाया जाता है, स्टटरिंग अवेयरनेस डे। तो ये जो स्टटरिंग अवेयरनेस डे है ये हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। हकलाना मतलब बोलने में जो दिक्कतें होती हैं उससे रिलेटेड है दोस्तों। लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है, ऐसे लोगों के लिए जो बोलते समय क्या करते हैं? हकलाते हैं दोस्तों। इस बार का जो विषय है दोस्तों, थीम जो है वो आपको याद रखनी है, जर्नी ऑफ वर्ल्ड रीसिलाइंसिंग एंड बाउंसिंग बैक। रेसिलाइंस एंड बाउंसिंग बैक, जर्नी ऑफ वर्ल्ड जो है इस बार का क्या है? थीम है इस वर्ष की इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे की। अगर इसकी बात की जाए, ISAD की शुरुआत जो है दोस्तों ओकलैंड कैलिफोर्निया द्वारा की गई थी। कब? 22 अक्टूबर को 1998 में। तो 1998 से दोस्तों ये जो है मनाया जा रहा है। इसमें करना क्या है कि जो हकलाने वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन पर ये प्रभाव डालते हैं, तो उनके बारे में यह है कि एक जागरूकता फैलाई जाए और उन लोगों के बारे में भी बताया जाए दोस्तों। अब ये होता क्या है? ये एक वाक विकार है, मतलब बोलने से संबंधित एक डिजीज़ है दोस्तों। इसमें ये एक अनैच्छिक रुकावट है, मतलब जब आप नहीं चाहते हैं आप रुकें तब भी आप बोलते समय क्या करेंगे? अटक जाएंगे, या किसी शब्द को आप बार बार बोलेंगे या बोल ही नहीं पाएंगे, या फिर आपको उच्चारण में दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति को हकलाना कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं कि बोलने के अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में असमर्थता हो सकता है, बोलने के अंगों में बाधा पहुंचना हो सकता है, बचपन से अविकसित मस्तिष्क हो सकता है, सिर में चोट हो सकता है, डर या फिर शौक या फिर आनुवंशिक कारण से भी हकलाने की समस्या हो सकती है दोस्तों। तो इसी के ऊपर जो है ये इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। चलिए बात की जाए भारत की SCO देशों के महाअधिवक्ताओं की। जो महाअभिवक्ता होते हैं उनकी 18वीं बैठक में भारत ने हिस्सा लिया है। SCO क्या है दोस्तों? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। 18वीं बैठक जो है इसकी 20 अक्टूबर को हुई, 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। आजकल सारी बैठकें लगभग आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं। तो इसमें जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया है दोस्तों, तुषार मेहता ने किया है। तो सभी अभिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार रोकने, उससे मुकाबला करने, आपसी कानूनी सहायता और नियामक कानूनी कृत्यों को आदान प्रदान करने में सहयोग होगा, इस बात पर सहमति जताई है दोस्तों। अगर बात की जाए SCO अभिवक्ताओं की आम बैठक की, तो 2021 की जो ये बैठक होगी
अभिवक्ताओं की, जो महाअभिवक्ता होते हैं, यानी कि हम कहें एक तरीके से गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं, सरकार के जो वकील होता है, सरकार का पक्ष जो रखता है, उनकी जो बैठक है 2021 की एससीओ की, वो भारत उसकी मेजबानी करेगा दोस्तों। तो ये क्या है, एससीओ आपको पता ही है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मध्य एशियाई देशों के लिए आता है। उत्तर प्रदेश को 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने के लिए टॉप पे रखा गया है दोस्तों। यानी कि अगर टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने इंडिया के अंदर के जो टूरिस्ट हैं उनको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है। तो ये जो डाटा है ये क्या है, इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020, ITS 2020, इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 ITS। इसके हिसाब से हमें पता चला है कि 2019 में जो सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है। और ये जो ITS है ये जारी कौन करता है, ये करता है पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। चलिए, वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है दोस्तों, जो कि लगभग 23.1% है पूरे के पूरे टूरिस्ट्स का। तो लगभग 23.1% कहाँ आए, उत्तर प्रदेश में आए हैं दोस्तों। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 21.3% के साथ तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ गए, उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों तमिलनाडु में, तमिलनाडु अभी और याद रखना है आपको एक जगह पे। और अगला जो तीसरा नंबर है वो है आंध्र प्रदेश का। अब देखिए तमिलनाडु है उसने सबसे ज़्यादा क्या किया है, विदेशी नागरिकों को आकर्षित किया है। तो यहाँ 68 लाख विदेशियों ने राज्य का दौरा किया था दोस्तों। तो तमिलनाडु नंबर 1 पे है, कहाँ, विदेशी राज्यों को, विदेशी जो नागरिक हैं उनके टूरिज्म हब के रूप में है। फिर दूसरे स्थान पर बात की जाए तो महाराष्ट्र की, और तीसरे पर यूपी की है। तो पहला है तमिलनाडु, दूसरे पे है महाराष्ट्र, और तीसरे पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर आंध्र प्रदेश है घरेलू नागरिकों में, और विदेशी नागरिकों में आप देख सकते हैं तमिलनाडु जो है वो टॉप पर है। तो आखिरी स्थान पर कौन है, गोवा जो है वह 2019 में सबसे नीचे रहा है। कम से कम 9 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक गोवा आए थे, तो गोवा सबसे निचले स्थान पर रहा है। सेबी ने मार्केट डेटा साझा करने के लिए एक नई समिति का गठन किया है। तो सबसे पहले तो सेबी क्या है दोस्तों, ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या हिंदी में हम इसको कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसने क्या किया है, बाजार डेटा, जो प्रतिभूतियों के बाजार डेटा तक पहुंच उचित नीति की सिफारिश करने, साथ में श्रेणीबद्ध डेटा पैरामीटर जो है वो लगाने के लिए, और ऐसे कई सारे कामों के लिए एक स्थायी समिति बनाई है दोस्तों, एक स्थायी कमेटी बनाई है। कमेटी का नाम है मार्केट डेटा सलाहकार समिति, या हम कहें मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी। इसको जो है वो बनाया है, सेबी ने बनाया है। अच्छा, अगर इसकी अध्यक्षता की बात की जाए कमेटी की, तो वो कौन करेंगे, वो करेंगे पूर्णकालिक सदस्य हैं जो सेबी की, वो मधुबी पुरी बुच वो करेंगी दोस्तों। स्टेट एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के सीईओ, विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि और सेबी के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। इनका काम क्या है, डेटा संस्कृति को बढ़ावा देना है, जैसे कि डेटा फॉर ट्रांसपेरेंसी, डेटा फॉर एफिशिएंसी, और डेटा फॉर इनोवेशन, और साथ में डेटा की गोपनीयता, प्राइवेसी, ये सभी इसके अंदर हैं दोस्तों। और ये सेबी की पहल का एक हिस्सा है, किस चीज़ के लिए, कि डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। चलिए, और इसके साथ में अगर बात की जाए तो डेटा शेयरिंग पॉलिसी भी जो है वो सेबी की एक अच्छी खासी पॉलिसी है दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे काम सेबी लगातार करते रहता है। अगर बात की जाए सेबी की स्थापना की, तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, और साथ में अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। अगली बात की जाए IIT खड़गपुर की, तो IIT खड़गपुर ने कोविड-19 के लिए एक टेस्ट, जो हम कह सकते हैं RT-PCR जो हम कहते थे, उसके लिए एक नई तकनीक विकसित की है, नाम है कोवी-रैप। नाम क्या है दोस्तों, कोवी-रैप। अब ये जो कोवी-रैप है ये एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब की तरह का एक बॉक्स है दोस्तों, और बहुत ही आसानी से ये क्या करता है, कोविड की टेस्टिंग कर देता है। 1 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट जो है उससे मिल जाता है कोविड का। तो ये बनाया IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने। ये एक तरीके का कोविड-19 का क्या है दोस्तों, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो ये क्या करेगा, ये बहुत ही आसान प्रक्रिया से बहुत ही सस्ते और किफ़ायती दामों पर 1 घंटे के अंदर आपका रिपोर्ट दे देगा। और साथ में ICMR जो है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 का पता लगाने में इसको क्या किया है, इस तकनीक को सक्षम माना है, मतलब अप्रूवल भी इस तकनीक को मिल चुका है दोस्तों।
तो ये जो टेस्टिंग तकनीक है ये RT-PCR के साथ तुलना करी जा सकती है दोस्तों। इसकी काफ़ी कम, लगभग 500 रुपये इसकी जो कॉस्ट है उसमें ये मिल जाएगा दोस्तों। ये क्यूबॉइड आकार का एक पोर्टेबल परीक्षण उपकरण है। 1 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। वो ग्रामीण क्षेत्रों में आराम से ले जाया जा सकता है, एक मुश्किल जगहों पे भी इससे टेस्ट किया जा सकता है। तो 10,000 रुपये अगर आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और एक नॉर्मल एक सामान्य अवसंरचना के उसमें इसको स्टेबल किया जा सकता है इस टेस्टिंग मशीन को। काफ़ी सस्ती जो है वो इसकी प्रक्रिया है, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट भी मिल जाएगा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है दोस्तों? इन्फ्लुएंजा में किया जा सकता है, मलेरिया में किया जा सकता है, डेंगू में किया जा सकता है, जापानी एन्फिलाइटिस है, तपेदिक है, ऐसी कई सारी संक्रामक बीमारियां उनमें इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ में कोविड-19 में तो इसका कर ही रहे हैं। यह वर्चुअली थर्मल साइकिल या वास्तविक समय की PCR मशीनों की आवश्यकता को कम कर देगा। तो इसके लिए PCR मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको क्या करेगा, 1 घंटे में रिजल्ट दे देगा। IIT खड़गपुर की बात की जाए तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी जो है इसके निदेशक हैं। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखना है दोस्तों, आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है। वेटलैंड के लिए रामसर स्थल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। रामसर स्थल भारत के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो बना है दोस्तों पहला वेटलैंड, जो कि रामसर का दर्जा जिसको मिला है वो है आसन कंजर्वेशन। तो आसन कंजर्वेशन को रामसर स्थल बनाया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है। तो अब ये क्या हो गया, एक इंटरनेशनल लेवल का एक वेटलैंड हो जाता है दोस्तों। दलदली भूमि टाइप का क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं कि वेटलैंड ये बन जाता है दोस्तों। और ये रिजर्व कहाँ है? देहरादून जिले के पास है, यमुना नदी के तट पर है, गढ़वाल के अंदर आता है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व की बात की जाए तो इसको रामसर साइट घोषित करने के लिए हमने लगभग 9 जो मानदंड होते हैं दोस्तों, उसमें से 5 क्राइटेरियाज को फुलफिल करने वाली जो जगहें होती हैं उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है या रामसर संरक्षण रिजर्व घोषित किया जाता है दोस्तों। अब तक भारत में, अब जो है 37 थे अभी तक, अब कितने हो गए हैं दोस्तों? 38 रामसर स्थल भारत के अंदर हो गए हैं। तो टोटल अब इंडिया के अंदर 38 रामसर स्थल है, जिसमें कि उत्तराखंड का भी एक आ चुका है। चलिए अगर बात की जाए रामसर की, तो ये जो रामसर कन्वेंशन है ये एक क्या है, अंतर सरकारी संधि है दोस्तों। 2 फरवरी 1971 के अंदर ये हुई थी, ईरान के अंदर हुई थी। ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ हुई थी। ये कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ये है दोस्तों, और भारत ने इस पर दस्तखत कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को। ये जो कन्वेंशन थी 1971 में हुई थी दोस्तों, याद रखना है। 1971 में हुई थी, भारत ने सिग्नेचर किए 1982 में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इंटरनेशनल लेवल के जो महत्वपूर्ण वेटलैंड होते हैं उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नदियों की बात की जाए तो गंगा, यमुना, सरयू, भागीरथी, गौला नदी, काली नदी काफ़ी प्रमुख नदियां हैं। लोक नृत्य की बात की जाए, जोरा, छोलिया, ये सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं। पेंगोंग बेस में साइकिल अभियान जो है वो शुरू किया है दोस्तों ITBP ने अपने सिक्किम के अंदर पेंगोंग बेस से अपना साइकिल अभियान शुरू किया है। 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने क्या किया, सिक्किम के पेंगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए एक साइकिल अभियान शुरू किया है। तो संस्कृति, सड़क और पुल विभाग के जो मंत्री हैं सिक्किम के, समदुप लेप्चा, नाम सुनिएगा, समदुप लेप्चा, उन्होंने हरी झंडी दिखाई इसको। और 218 किलोमीटर के कठिन इलाकों का ये सफ़र है। 218 किलोमीटर के इलाकों का सफ़र है दोस्तों, और 20 दिनों में इसको कवर किया जाना है। तो ये क्या करेंगे, ये जागरूकता फैलाएंगे। चिकित्सा है, पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन है, स्वच्छता है, सैनिटाइजेशन है, कोविड-19 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन सब के बारे में ये जो है, ये जो दल जा रहा है 20 लोगों का, ये 20 दिनों के लिए ये क्या करेगा, यह सभी को जागरूकता इसके बारे में बताएगा। कोविड-19 के बारे में, पशुओं के बारे में, पशु चिकित्सा के बारे में, स्वच्छता, सफाई, सैनिटाइजेशन, इनके बारे में बताएगा दोस्तों। और मेजर जो इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाला है। चलिए अगली बात की जाए ITBP की 18 सदस्यीय इस टीम की, तो इस अभियान में मुश्किल इलाकों को कवर करने के बारे में ही बात की जा रही है। और इसमें क्या है, अधिकतर जो लोग हैं वो क्या है, पर्वतारोही हैं, और साथ में उच्च प्रशिक्षित लोग हैं, उच्च प्रशिक्षित पर्वतारोही लोग हैं। तो लगभग अगर आपकी बात की जाए तो इसका जो गंतव्य है, या हम कहें फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, गुरुडोंगमार झील है।
ये पूछा जा सकता है आपका गुरु डोंगमार झील कहाँ है, तो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित गुरु डोंगमार झील जो है ये इसका एक डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है। अब भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बात की जाए तो 1962 में आईटीबीपी का गठन किया गया था। पर्वतीय बल है दोस्तों, कठोर हिमालयी सीमाओं पर ये तैयार रहता है। लगभग अब तक 215 से ज़्यादा सफल पर्वतारोहण अभियान कर चुका है। 58 साल दोस्तों इसको पूरे होने वाले हैं, कब? 24 अक्टूबर को। चलिए अगली बात करते हैं। पार्ले एग्रो ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन है, सिंपल सा याद रखना है आपको। ग्राहकों की पहुंच जो है अपने तक पहुंचाने के लिए, आप ग्राहकों की पहुंच बढ़ाने के लिए अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज तक ग्राहकों की पहुंच के लिए इन्होंने क्या किया, अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा जोनास को बनाया है। किसने बनाया है दोस्तों? पार्ले एग्रो ने बनाया है। और इससे होगा क्या, इस अभियान से हॉटस्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान यूट्यूब पर इसका आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। तो बी फिश की बात की जाए तो ये यूनिक और ताज़ा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होता है। सभी आयु समूहों के उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद का अनुभव कराएगा दोस्तों। तो बात की जाए भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है दोस्तों। विजय लक्ष्मी रमनन जो थी ये विंग कमांडर थी दोस्तों, और इनका जो है निधन हो गया है। 1924 में इनका जन्म हुआ था। एमबीबीएस करने के बाद इन्होंने 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुए थे और वायुसेना अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के अलावा युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को सेवाएं दी गई और उसके साथ में प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन भी इन्होंने तत्परता से किया है। तो याद रखना है आपको, विजय लक्ष्मी रमनन जो है ये पहली भारतीय वायुसेना में अधिकारी रही हैं, महिला अधिकारी, विंग कमांडर रही हैं। 1972 अगस्त 1972 इनको विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया था और 5 साल बाद उन्हें क्या मिला था, विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। फरवरी 1979 में ये क्या हो गई थी दोस्तों, सेवानिवृत्त हो गई थी। और इन्होंने साथ में कर्नाटक संगीत की शिक्षा भी ली हुई है और बहुत कम उम्र में ये ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगली बात की जाए एलजी ने, तो एलजी ने लुइस हैमिल्टन को अपना एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आपने नाम सुना होगा, इन्होंने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है दोस्तों, ग्लोबल एम्बेसडर। तो ये क्या करेंगे, ये विज्ञापनों पे इनके दिखाई देंगे, उसके बारे में ये है। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो क्वांग मोकू इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं जो सेयोंग जिन, और इसका मुख्यालय है दक्षिण कोरिया के अंदर। डॉक्टर जयंत माधव एक जाने माने अर्थशास्त्री है, इनका निधन हो गया है दोस्तों। कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कॉर्प के वित्तीय सलाहकार रहे हैं। एडीबी के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं और इसके साथ ही 2003 से 2009 के दौरान वो मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार भी रहे हैं। चलिए आज की करंट अफेयर की क्विज को देखते हैं दोस्तों। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हर क्वेश्चन के साथ साथ। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों? जूलिया जोसेफ, स्टेफी ग्राफ, टॉमी हॉब या एंजेलिक कर्बर? तो आपका सही जवाब आपको पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। तो चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों जूलिया जॉर्जेस। और निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया, या खारिज करने वाला पहला राज्य कौन सा है जिसने कृषि कानून को लागू न करने की बात की है दोस्तों? बिहार, झारखंड, पंजाब या दिल्ली? पहुंच करके उत्तर लिखिए दोस्तों, और इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है पंजाब। चलिए सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जिसको हम कहते हैं सीटीईटी, सीटेट जो है इसकी वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है दोस्तों? तो ये कर दी गई है आजीवन के लिए कर दी गई है दोस्तों। सीटेट के लिए वैधता जो है उसकी उम्र जो है पहले 7 साल हुआ करती थी, वो बढ़ा करके अब कितनी, आजीवन कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है दोस्तों? तो पहला स्थान किसको मिला है दोस्तों? ये मिला है हरियाणा को, पहला स्थान मिला है दोस्तों। किस में? एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंदर। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? तो जो ये एयर बबल समझौता है दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है।
किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रखी है? तो ये काम है दोस्तों तमिलनाडु का। चलिए अगली बात की जाए, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग रिग्निसाइट्स नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है नंद किशोर सिंह। इन्होंने जो है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइट्स, इसकी जो है इनकी आत्मकथा है ये, इसका विमोचन इन्होंने किया है। भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल JWG की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? किस देश के बीच भारत और एक और देश है उसके बीच में एक कार्यदल जो है वो उसकी बैठक होनी है दोस्तों, किसके रिलेटेड? कोयले के रिलेटेड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंडोनेशिया के साथ होनी है। अगली बात की जाए, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य मार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है दोस्तों? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य के लिए। अगली बात की जाए, मालाबार अभ्यास 2020 में भारत ने घोषणा की है कि किस देश की नौसेना इसमें शामिल होगी दोस्तों? तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। तो चलिए आप इनके आंसर जो है वो देख सकते हैं, यहाँ विस्तृत तरीके से आंसर दिए गए हैं। इसकी PDF जो है वो आपको भेज दी जाएगी ग्रुप में दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑफलाइन बैच जो है एयरफोर्स का, नेवी का, वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों कल से। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है 11 बजे के बाद से। तो अल्फा लर्निंग सेंटर पे ये ऑफलाइन जो बैच चलेंगे ये चलाए जाएंगे दोस्तों। तो ये थी आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है दोस्तों। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।